तो अब जबकि फ्री ट्रेड के फ़ायदे नुकसान दोनों के लिए ही हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए, तो फिर वो अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक बात याद रखना, देखो इकोनॉमिक्स में आप किसी भी चीज़ को फ़ायदा बना के भी खींच सकते हो, किसी चीज़ को नुकसान बना के भी खींच सकते हो। दैट्स द मेच्योरिटी अबाउट इट। इसमें कोई एक हीरो या विलन नहीं है, सही है। एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसके अंदर वे करना पड़ता है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है कि ज़्यादा बेनिफिट की तरफ है, ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है। जैसे कि एक मिसाल देता हूँ पुरानी बात याद दिलाने के लिए, ताकि मैं मज़ीद इसके बाद बात बढ़ाऊँगा। जैसे कि एक मैंने आपको बात बताई थी कि अगर आपकी जो आपका फॉरेन एक्सचेंज है, ठीक है ना, आपका फॉरेक्स है, वो अगर आप वीक कर देते हो, आपकी मनी सप्लाई बढ़ा के, ठीक है ना, वो फॉरेक्स आप अपना वीक कर देते हो आपकी करेंसी को, तो उससे आपको बज़ाहिर तो फ़ायदा होगा कि एक्सपोर्ट्स की नज़र से, कि अगर आपकी वीक है करेंसी तो लोग दुनिया भर आपसे माल सस्ते में ख़रीद सकते हैं, क्योंकि अब आपकी करेंसी वीक हो गई तो दुनिया भर के लिए आपका माल सस्ता है, तो ज़्यादा ख़रीदेंगे तो एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, और आपके लिए दुनिया भर से माल इंपोर्ट कराना महंगा पड़ेगा, तो आप इंपोर्ट छोड़ दोगे। तो इंपोर्ट जब छोड़ दोगे और एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएगी तो आप बड़े अच्छे, है ना, आपके मुल्क में सरमाया ही सरमाया, पैसा ही पैसा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इट्स नॉट ऑलवेज द केस। पहले ये मार्शल लर्नर कंडीशन मैंने एक बताई थी, इसको नाम से याद मत रखना, लेकिन होता क्या है, मार्शल लर्नर कंडीशन कहलाती है कि इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी देखना बहुत ज़रूरी है, कि आपने अपनी करेंसी वीक तो कर दी, पर आपकी जो एक्सपोर्ट्स है वो प्राइस इन इलास्टिक है। तो अगर प्राइस इन इलास्टिक है तो आपकी वीक करेंसी होने की वजह से लोग ज़्यादा ख़रीद लें, ऐसा नहीं होने वाला। आपकी करेंसी वीक हो गई, उसके बावजूद आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि आपके जिस तरह की प्रोडक्ट बेच रहे हो ना, उसकी एक लिमिटेड डिमांड है और वही लोग उतनी खरीदते, उससे ज़्यादा नहीं खरीदेंगे। तो आपकी वीक करेंसी होगी तो अब भी उतने ही बिकेंगे, तो उल्टा और नुकसान है आपको। तो आपकी तो सेल गिर गई, टोटल सेल रेवेन्यू गिर गया, क्योंकि लोग खरीदेंगे तो उतना ही। कल तक उनको $4 में मिल रही थी चीज़, अब उनको $3 में मिल रही है। $4 में अगर वो 1000 यूनिट्स ले रहे थे तो $3 में ऐसा नहीं कि सस्ते होने की वजह से 2000 यूनिट्स लेंगे, नहीं। तो $4 से $3 की उनको पड़े, सस्ती पड़े तो थोड़े शायद बढ़ गए यूनिट्स, 1050 यूनिट्स बढ़ा, बट दिस इज रिलेटिवली इन इलास्टिक कि 25% से आपकी करेंसी वीक हुई है और आपकी जो ट्रेड है सिर्फ 5% से बढ़ी है। दैट्स अ लॉस। व्हाई? बिकॉज पीपल आर इन इलास्टिक, प्राइस इन इलास्टिक अबाउट योर प्रोडक्ट। उनको प्राइस से फर्क नहीं पड़ता, उतनी लिमिटेड डिमांड। और बिल्कुल वैसे ही अगर आपकी वीक करेंसी हो गई तो लोगों को इंपोर्ट्स महंगी पड़ेगी, और इंपोर्ट्स भी अगर प्राइस इन इलास्टिक हुई तो वीक करेंसी की वजह से इंपोर्ट्स महंगी पड़ेंगी, और महंगी पड़ने के बावजूद लोगों ने लेना नहीं छोड़ी, क्योंकि वो जो इंपोर्ट करें वो इतनी ज़रूरी चीज़ थी। क्रूड ऑयल था, आपके मुल्क को क्रूड ऑयल की बहुत ज़रूरत है, उसके बाद बिजली नहीं बनेगी। तो वीक करेंसी से ऐसा थोड़ी होगा उस इंपोर्ट की डिमांड गिर जाए, फिर भी इंपोर्ट कर, तो वीक करेंसी से इंपोर्ट्स और महंगी पड़ेंगी, और महंगी पड़ेंगी तो और पैसा जाएगा उल्टा। सही है। सो इट्स नॉट, कभी कभी उल्टा भी पड़ जाता है कोई पॉलिसी। इसी तरीके से अगर आप प्राइस इलास्टिक हैं, प्राइस इलास्टिक, आप जो आपकी एक्सपोर्ट्स प्राइस इलास्टिक है, इंपोर्ट्स प्राइस इलास्टिक है, तो उस केस के अंदर आपकी अगर वीक करेंसी है तो आपको फ़ायदा है कि सस्ता होने पे अगर लोगों को आपकी करेंसी, फॉर एग्जांपल लोगों को $4 में 1000 यूनिट्स मिलते थे, अब प्राइस $3 पर यूनिट लोगों को पड़ रही, क्योंकि वो $4 में फॉर एग्जांपल एक यूनिट 600 का है, एक यूनिट 600 का, तो $4 में 600 रुपये बनते थे और 1000 यूनिट खरीदते थे। अब एक यूनिट जो है उनको अब 600 रुपये $3 से ही हो रहे हैं पूरे। पहले $4 के 600 रुपये होते थे जिसके 1000 यूनिट्स आते थे, अब $3 के 600 रुपये बन रहे हैं। तो $3 में अगर 1000 यूनिट आप आ रहे हैं ना, तो वो शायद दूसरे ममालिक से जो लेते थे वो भी कहेंगे यहाँ से और सस्ता पड़ रहा है, तो $4 से भी सस्ता पड़ रहा है, तो शायद वो 600 की जगह, वो 1000 की जगह हो सकता है फिर अब 2000 यूनिट्स लेना शुरू हो जाए। तो आपकी करेंसी से 25% से वीक हुई, लेकिन आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 100% से बढ़ गई। दिस इज प्राइस इलास्टिक, हाईली इलास्टिक है। तो यहाँ पर काम करेगी ये चीज़। इसी तरीके से आपकी जो इंपोर्ट्स हैं, आपके मुल्क में ऐसी चीज़ें इंपोर्ट हो रही है, खिलौने इंपोर्ट हो रहे हैं, लग्जरी आइटम इंपोर्ट हो रहे हैं, और आपकी करेंसी वीक हो गई, वीक करेंसी की वजह से वो सब महंगा पड़ा है, तो लोग छोड़ देंगे, कहेंगे नहीं भाई इतना ज़रूरी नहीं है लेना। दे आर प्राइस इलास्टिक अबाउट इट। सही।
तो अगर प्राइस इलास्टिसिटी मौजूद है तो वीक करेंसी का फायदा है। बिल्कुल, तो बता रहा हूँ कि हमेशा पॉलिसी को एक एंगल से नहीं देखते और साथ उसकी चीज़ें कंडीशंस चल रही थी बहरहाल। तो लेट्स गेट बैक। तो कोई भी फायदा आपके लिए एक बड़े फायदे की सूरत बन सकता है और वही चीज़ नुकसान की सूरत भी बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल डेवलप्ड इकोनॉमीज की बात कर रहा था मैं। अब मैं ऐसे ही पूछूं कि फ्री ट्रेड का डेवलप्ड इकोनॉमीज को फायदा है या नुकसान है, तो बंदा बाय डिफॉल्ट कहेगा फायदा है, क्योंकि डेवलप्ड इकोनॉमीज आपका जो भी हार्ड लेबर है वो कहीं और करवा लेंगी और खुद जो है वो जो हाई प्रॉफिट इंडस्ट्रीज हैं उसके टर्शियरी और क्वार्टरनरी सेक्टर पर फोकस करेंगी। अब उसको वहाँ डिसएडवांटेज बना के पेश करने लगूँ तो ऐसे करूँगा कि इसका डेवलप्ड इकोनॉमीज को ये नुकसान है कि वो इनसिक्योर हो जाती है कि वो चीज़ें जो उनके मुल्क में बन सकती थी, चीप लेबर के चक्कर में बहुत सारे प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो हैं वो मुल्क के मुहिब्बे वतन नहीं रहे और वो कहीं और चले गए और कहीं और सब सामान बनवा रहे, तो यहाँ के लोग जो है ना जॉबलेस हो गए डेवलप्ड इकोनॉमीज़ के। उसी बात को उल्टा ले लो तो ऐसे भी आपका जो है ना नुकसान भी बन गया बहुत बड़ा। सही है। सो एक ही बात फायदा और नुकसान दोनों बन सकती है। इस बात को लेके चलते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं ज़रा। सो डेवलप्ड इकोनॉमीज को फ्री ट्रेड का फायदा भी नुकसान भी, और इसी तरीके से डेवलपिंग इकोनॉमीज को भी फ्री ट्रेड का फायदा भी नुकसान भी है। ठीक है। डेवलपिंग इकोनॉमीज को एक्सप्लॉइट कर देती है डेवलप्ड इकोनॉमीज, क्योंकि वो इन्वेस्ट करती है डेवलपिंग इकोनॉमीज में, तो डेवलपिंग इकोनॉमीज खुशी खुशी, क्योंकि फ्री ट्रेड है ना, आओ बिजनेस खोलो हमारे यहाँ। बट इवेंचुअली उनको जो पता चलता है कि हमारी रिसोर्सेज खत्म हो रही है, लेबर इतनी चीप है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है वगैरह वगैरह। सी तो प्रोटेक्शनिज्म वो होता है कि आप अपने आप को कैसे बचाते हो इंटरनेशनल ट्रेड के नुकसान से। पर आप वाहिद अक्लमंद नहीं हो। आपने कहा कि मैं इंपोर्ट ड्यूटीज लगा दूंगा ताकि माल इंपोर्ट ना। आप जब इंपोर्ट ड्यूटीज लगाओगे तो जिसका माल आप इंपोर्ट कर रहे हो वो अपने मुल्क से एक्सपोर्ट कर रहा है, आपका ट्रेडिंग पार्टनर है। जब आपने उसके एक्सपोर्ट्स के अंदर आपके मुल्क में जब वो आ रही है, उसके एक्सपोर्ट्स आपके मुल्क में आ रहे हैं, आपने इंपोर्ट ड्यूटीज लगा दी, तो उसने कहा अच्छा आप तो अनफेयरली मेरा माल महंगा कर रहे हो अपने मुल्क में, तो आपका माल मेरे मुल्क में आएगा, मैं उसको भी महंगा कर दूंगा, वो रिटेलिएट करेगा। सही है ना। सो दिस इज हाउ थिंग्स हैपन। डेवलप, अब यहां पर स्टार्ट क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज में बी इनसिक्योर ड्यू टू फ्री ट्रेड। क्यों? डेवलप्ड इकोनॉमीज इसलिए इनसिक्योर हो जाती है कि वो माल जो उनके मुल्क में बनता, अब डेवलप्ड कंट्री है तो वहां पर हर बंदा पैसा ज्यादा चार्ज करेगा, क्योंकि डेवलप्ड इकोनॉमीज का लाइफस्टाइल ऊपर होता है, थोड़ा ऊपर लाइफस्टाइल को अफोर्ड करने के लिए हर एक के वेजेस भी ज्यादा होते हैं। ठीक है ना। तो वहां चीजें महंगी बनती है, तो वो फिर कहीं और से बनवाते, सस्ती पड़ती है बनवाना। अब कहीं और से बनवा के फिर इंपोर्ट करते हैं अगर, तो वहां के लोकल इकोनॉमी को क्या नुकसान हो सकता है, इंपोर्ट्स इतनी बढ़ जाए अगर कि वो आज तो डेवलप्ड है, पता चला कुछ अर्से बाद जो है ना इंपोर्ट ही कर रहे हैं सिर्फ सस्ते के चक्कर में, और अब दूसरे लोग डेवलप्ड होना शुरू हो गए। जब ही तो ये ब्रिक्स नेशंस ऊपर आई ना, इमर्जिंग इकोनॉमीज क्यों इमर्ज होना शुरू हुई, क्योंकि उनके ऊपर इतनी प्रोडक्शन का रिलायंस चला गया डेवलप्ड इकोनॉमीज की तरफ से कि अब ये इमर्ज हो गए, डेवलप्ड कंट्रीज बन गई जो कि वर्ल्ड को रूल कर रही हैं। ठीक है। अभी यूएस इज ऑन द टॉप, लेकिन बहुत सारे मसाइल के साथ। अच्छा जी, तो डेवलप्ड इकोनॉमीज को भी जाहिर अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है, क्योंकि अगर उसके उनके मुल्क से मिसाल के तौर पे कंपनीज चली गई किसी दूसरे ममालिक में काम करना, फॉर एग्जाम्पल एक डेवलप्ड इकोनॉमी है, वहाँ पर हाई लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, हाई लिविंग स्टैंडर्ड्स को सस्टेन करवाने के लिए और गवर्नमेंट को ऐसे ऑपरेट करने के लिए कि लोगों के हाई लिविंग स्टैंडर्ड्स मेंटेन रहे, गवर्नमेंट को टैक्स भी ज़्यादा चाहिए। अब गवर्नमेंट अगर टैक्स रेट्स बढ़ाती है तो वहाँ से इन्वेस्टर भाग सकता है डेवलप्ड इकोनॉमी से सस्ती जगहों पर, तो टैक्स रेवेन्यू भी घट सकता है। सही है। तो आप जो है ना ये देखेंगे कि फ्री ट्रेड से ये नुकसान हो सकते हैं ना कि आपकी इंडस्ट्री कहीं और शिफ्ट हो सकती है और आपका रेवेन्यू खत्म हो सकता है गवर्नमेंट का। तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट लगाएगी ट्रेड बैरियर्स कि अगर आपने यहाँ से मूव आउट किया और इम्पोर्ट करवाया तो गवर्नमेंट इम्पोर्ट के ऊपर ड्यूटी चार्ज करेगी। तो आपको सस्ता तो पड़ रहा था बनवाना बाहर से, लेकिन वापस इम्पोर्ट कराना इतना ही महंगा पड़ जाएगा, तो फिर कहेंगे यार इससे तो फिर यहीं बना लें। सो इस तरह प्रोटेक्ट किया अपनी इंडस्ट्री को। इसी तरीके से जो इम्पोर्ट्स आ रही हैं उनको महंगा कर दिया ताकि लोकल इंडस्ट्री जो है वो सर्वाइव कर सके। पता चला जो माल इंपोर्ट हो रहा है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है और लोकल इंडस्ट्री से कोई खरीदेगा ही नहीं कि यार चाइना का तो बहुत अच्छी क्वालिटी का माल बन के आ रहा है, तो हम अपने लोकल सप्लायर से क्यों वो लेते हैं इंपोर्टेड जो आ रहा है। तो गवर्नमेंट उसको एक्सपेंसिव करवा देगी और कोटा सेट कर सकते हैं, ट्रेड कोटा, या यहाँ पर मेथड्स लगे हुए हैं, मेथड्स ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है, टैरिफ्स लगा सकती है। टैरिफ्स क्या होती है, इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह जो इंपोर्ट्स पे लगती हैं। गवर्नमेंट अपनी लोकल इंडस्ट्रीज को सब्सिडाइज कर सकती है ताकि उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट नीचे चली जाए, ताकि वो सस्ते में बेच सके। सही। अच्छा, टैरिफ्स की पहले तीन अकसाम देख लो। टैरिफ्स में एक साइंटिफिक टैरिफ्स, पैरेलल पॉइंट टैरिफ्स और रिटेलिएटरी टैरिफ्स। रिटेलिएटरी टैरिफ बहुत आसान है,
रिटेलिएटरी टैरिफ का मतलब गवर्नमेंट इंपोर्ट्स के ऊपर टैरिफ लगा देती है कब, जब उसकी एक्सपोर्ट के ऊपर कहीं और टैरिफ लगाए तो वो भी रिटेलिएट करते हैं। क्या आपने हमारे माल के ऊपर अपने मुल्क में टैरिफ्स लगाए और महंगा कर दिया ना अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए, तो हम भी अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाते हैं, हम भी आपका टैरिफ लगा के महंगा कर देते हैं। सही। फिर पैरेलल पॉइंट टैरिफ्स, पैरेलल पॉइंट टैरिफ्स यही होते हैं कि जो आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं वो बंद होने वाली हों क्योंकि वो इनएफिशिएंट परफॉर्म कर रही हैं, उतना एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर रही, उनके पास इतनी अच्छी मशीनरी नहीं है, इतने हाईली स्किल्ड लेबर नहीं है जो इतना अच्छी प्रोडक्ट को बना सके, जबकि इंपोर्ट जो हो रही है वो तो बड़ी अच्छी क्वालिटी की हो रही है और सस्ती भी पड़ रही है। तो गवर्नमेंट टैरिफ्स लगाएगी ताकि इंपोर्ट जो है वो लोग डिस्करेज हो जाए इंपोर्टेड गुड्स लेने के लिए। सही है। और लोकल इंडस्ट्री सर्वाइव कर सके। रिटेलिएटरी टैरिफ्स, रिटेलिएटरी टैरिफ्स क्या है कि गवर्नमेंट वो जो जब मैंने अभी बताया आपको बदले के तौर पे किसी ने लगाया तो बदले में वो भी लगाते हैं। कंट्रीज मिलकर ट्रेडिंग ब्लॉक्स भी बना लेती हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन है जिसमें बहुत सारी यूरोपियन 50 एक कंट्रीज हैं जो कि यूरोप की उसके अंदर उस यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन आता है? यूएस, कनाडा, मैक्सिको। सही ना। तो ये उनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाफ्टा है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से मुराद ये उनके माल पे ड्यूटी नहीं लगाएंगे, वो इनके माल पे ड्यूटीज नहीं लगाएंगे और फ्रीली ट्रेड होगा। अच्छा, अक्सर लैंड लॉक्ड कंट्रीज जो आपस में ना उनके अंदर फ्री ट्रेड्स होती हैं। ये पाकिस्तान का मसला है कि नेबर्स के साथ जो है ना हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं है, वरना फ्री ट्रेड के जरिए हम सेवरल बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो है ना दोनों तमाम कंट्रीज आपस में मुनाफा कर सकती हैं। ठीक है। तो कंट्रीज आपस में कस्टम्स यूनियन मतलब कस्टम्स क्या होता है? कस्टम्स वो होती है जहां से माल क्लियर होता है। तो कस्टम्स यूनियन बनने का मतलब ये कस्टम्स से जब क्लियर होगा माल तो उस पर टैरिफ्स नहीं लगेंगे। ठीक है। तो इससे क्या होगा? दोनों कंट्रीज के लिए बेनिफिट है, दोनों कंट्रीज आपस में ट्रेड करेंगी। सब्सिडीज़ का मैंने आपको बता दिया, गवर्नमेंट सब्सिडीज़ दे के अपनी लोकल इंडस्ट्रीज़ को प्रोडक्टिवली वो मतलब अच्छा कर सकती हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट कम कर सकती है। गवर्नमेंट जो है अच्छा सप्लाई साइड पॉलिसीज़ भी गवर्नमेंट अप्लाई कर सकती है कि फॉर एग्जाम्पल सप्लाई साइड पॉलिसी मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इन्हांस कर देना। गवर्नमेंट ट्रेनिंग अच्छी कर सकती है, गवर्नमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड कर सकती है, गवर्नमेंट मुल्क की रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे स्पेंड कर सकते हैं। सबसे क्या होगा? आपकी इंडस्ट्री ग्रो करेगी इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। तो इससे आपका मुल्क एक अच्छा वेल प्रोटेक्टेड इकोनॉमी रहेगी। कोटास मतलब लिमिट सेट करना कि गवर्नमेंट कोटास सेट कर देगी, इससे ज़्यादा माल नहीं आ सकता। कि फॉर एग्जांपल पूरे साल जो है ना ऑटोमोटिव इंडस्ट्री अगर इंपोर्ट्स कर रही है, जो गाड़ियों के पार्ट्स इंपोर्ट्स कर रही है उनके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जो पूरी बनी बनाई गाड़ियां इंपोर्ट कर रहे हैं तो उनके ऊपर लिमिट लगा दी कि आप पूरे साल जो है ना मैक्सिमम जो है वो $1 बिलियन की इंपोर्ट्स कर सकते हो। $1 बिलियन की कार्स इंपोर्ट कर सकते हैं। कोटा सेट हो गया। सही। इससे भी लोकल इंडस्ट्री प्रोटेक्ट होगी ना कि आपके लोकल कार मैन्युफैक्चरर्स गोया वो इतने अच्छे नहीं हैं जितनी अच्छी इंपोर्टेड कार्स आती हैं, लेकिन लोकल कार मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर जो ना एक हद तक कंपटीशन होना और फिर इंपोर्ट भी हो रही है, उस पर टैरिफ्स भी लगा रहे हो तो और महंगी भी पड़ी है वो इंपोर्ट्स। बहुत इंपोर्टेड गाड़ियां से ना इतनी सस्ती पड़ती हैं अगर गवर्नमेंट की तरफ से वो इंपोर्ट ड्यूटीज ना लगी हो। 3-3, 4-4 लाख रुपए के अंदर एक से एक ऐसी गाड़ी आ जाती है जो सुजुकी और होंडा और टोयोटा है तो बनाने का तस्वुर भी नहीं कर सकते लोकली। यहाँ पर जो सुजुकी के, टोयोटा के, होंडा के जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं जो यहाँ पर गाड़ियाँ बनाते हैं बाहर से पार्ट्स इंपोर्ट करके, ऑल्दो ये सुजुकी, टोयोटा और होंडा ये सब बाय पेरेंट कंपनीज वो यहाँ की नहीं है, वो मल्टीनेशनल्स हैं तो कहीं और की, लेकिन यहाँ पर सेटअप है इनके प्लांट्स और यहीं पे बना के यहीं बेच रहे हैं गाड़ियाँ। तो यहीं बना के यहीं बेच रहे हैं तो यहीं की लेबर लग रही है, फिर बहुत सारा रॉ मटेरियल भी यहीं का लग रहा होगा और बहुत सारा रॉ मटेरियल इंपोर्ट भी होता होगा। लेकिन अगेन बनी बनाई गाड़ी इंपोर्ट नहीं करे, बहुत सारे यहाँ पर इंडस्ट्री को स्पेस मिल रहा है ना कि यहाँ इतने सारे लोगों को जॉब्स मिले। लेकिन अगर बनी बनाई गाड़ी इंपोर्ट की तो सारा का सारा वैल्यू एडिड उस कंट्री में चला गया जहाँ वो गाड़ी बनी है। यहाँ पर जॉब्स नहीं क्रिएट हुई, यहाँ पर बहुत सब नहीं क्रिएट हुआ। तो बनी बनाई गाड़ी आ रही है तो फिर वो गवर्नमेंट उसको महंगा करती है। वैल्यू एडिट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया हुआ है ना। देखो, अगर आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हो तो रॉ मटेरियल के बाद उसको फिनिश गुड्स तक बनाने के लिए इतनी सारी आपके मुल्क के अंदर ही वैल्यू एडिड होगी। ठीक है ना, जिसके अंदर आपके मुल्क के लेबर को जॉब्स मिलेगी, आपके मुल्क के लैंड को रेंट मिलेगा, कैपिटल लगाने वालों को उनका इंटरेस्ट मिलेगा और जो
प्रॉफिट है वो एंटरप्रेन्योर को जाएगा, इन्वेस्टर्स को जाएगा, राइट। जबकि बनी बनाई गाड़ी अगर मंगवाए तो वो तो डायरेक्ट इस वैल्यू पे इंपोर्ट हो रही है, और वो सारी की सारी वैल्यू पे, तो यहाँ से तो इंपोर्ट हो रही है आपकी। अगर आप रॉ मटेरियल मिसाल के तौर पे $2000 का लाते और उसके ऊपर $4000 की वैल्यू इनपुट करते, ऐड करते प्रॉफिट समेत, तो $6000 की आपकी बिकती ना गाड़ी, प्रॉफिट एडेड है उस $4000 में। आप मंगवाई $5000 की रहे हो और $6000 की बेच रहे हो, तो सारे का सारा $5000 तो आपके मुल्क से बाहर चला गया। जबकि यहाँ क्या हुआ, सिर्फ $2000 मुल्क से बाहर गया, क्योंकि आपने क्या मंगवाई थी, कमोडिटीज मंगवाई, रॉ मटेरियल मंगवाया, फिनिश गुड नहीं मंगाया, और बाकी सब आपके मुल्क के अंदर ही एक पॉकेट से दूसरी पॉकेट में गया। सही है। अच्छा, गवर्नमेंट कोटाज मतलब लिमिट सेट कर दिए इंपोर्ट्स के ऊपर। इसके अलावा गवर्नमेंट एम्बार्गोज भी कर सकते है। ट्रेड एम्बार्गोज क्या होंगे, बैन, ट्रेड के ऊपर बैन। तो कुछ तो ऐसा हो सकता है कि कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएन की तरफ से सैंक्शंस लगे हुए हैं किसी कंट्री पे, ईरान के ऊपर लगे थे, तो ट्रेड ही नहीं कर सकते आप उनके साथ, ईरान के साथ, ठीक है। इस तरीके से अगर किसी ऐसी कंट्री के ऊपर सैंक्शन लगा दिया, इस बात पे कोई एक ट्रेडिंग ब्लॉक ने मिलकर सैंक्शन लगा दिया कि फलां कंट्री वहाँ पर ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ होते हैं, तो इसलिए वहाँ पर जो है ना हम ट्रेड नहीं करेंगे, कि वहाँ पर या तो जो है ना क्या कहते हैं विमेन को प्रॉपर राइट्स नहीं मिले हो, या फिर वहाँ पर चाइल्ड लेबर हो रही है, तो इसलिए उनके साथ ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। यूएन के भी तो 2030 तक के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 17, वो इसी बेसिस के ऊपर उसके बदले कुछ सैंक्शंस होंगे ना, कि जो कंट्री उसको नहीं कर पाएगी, सही है, क्लीन वाटर, क्लीन सैनिटेशन, जेंडर इक्वालिटी, इस तरीके से एजुकेशन फॉर ऑल, नो हंगर, ये सब, तो अगर जो नहीं कर पाई तो उसके ऊपर फिर सैंक्शंस लगेंगे, सही। तो ये इसीलिए होता है। अब मेरे ख्याल से वो 2030 से शायद आगे क्रॉस कर गए, क्योंकि उस कोविड के अंदर कोई डिसरप्शन आई थी, तो उसके बाद वो थोड़ा आगे शायद किया, पता नहीं, बट लास्ट मेरी इन्फॉर्मेशन मैंने जो चेक की थी वो तो 2030 के थे वो SDGs। बहरहाल, तो अगर इस तरह से कुछ भी सिनेरियो है कि जिसकी वजह से ऐसा भी हो सकता है, जैसे जापान का यहाँ पर केस है कि जापानीज़ फूड को 2011 में कुछ स्पेसिफिक फूड था उसका, फार्म फूड जापान का, कि जो कंटेमिनेटेड था, इसमें कंटेमिनेशन हो गई थी, उसमें कोई न्यूक्लियर उनके प्लांट्स हैं, उनकी जो है ना रेडिएशंस की वजह से फूड कंटेमिनेट हो गया था। तो सुनामी आया था, सुनामी की वजह से न्यूक्लियर प्लांट्स उनके डिस्ट्रॉय हुए थे, मतलब उसमें डैमेजेस हुए थे, और वहाँ से जो है ना रेडिएशंस जो है फैलती हैं जब भी कोई न्यूक्लियर वो होता है, तो न्यूक्लियर प्लांट के अंदर कोई डैमेज होता है तो उसकी रेडिएशन फिर फैलती हैं, और उसकी वजह से जो है क्रॉप्स डिस्ट्रॉय या कंटेमिनेट हो गए, तो फिर एम्बार्गो लगा दिया उन क्रॉप्स के ऊपर। तो कोई बीमारी किसी मुल्क में चल रही हो तो वहाँ पर ट्रेड एम्बार्गो हो सकता है, या इनके साथ हम ट्रेड जो है ना अभी बैन कर रहे हैं, या कोई वॉर हो सकता, जैसे पाकिस्तान इंडिया की ट्रेड बैन है आपस में, ठीक है। अगर करते भी तो इनडायरेक्टली करते हैं थ्रू दुबई, और बहुत ही ये जाहिर किए बिना कि वो दुबई में एक कंपनी खुली हुई हो जो इंडिया से माल मंगवाती हो, उसके बाद फिर वो दुबई के नाम से ही बेचते हो, तो वो एक अलग सिनेरियो है, ठीक है। या आपके कोई पेरेंट्स या कोई जानने वाला वो इंडिया का सामान दुबई में मिलता हो, या पाकिस्तान का सामान दुबई में मिलता हो वो इंडिया ले जाए, या इंडिया का सामान दुबई में मिलता हो वो पाकिस्तान ले आए अपने ब्रीफ केस में भर के, वो एक अलग चीज़ है। बट दैट्स नॉट ट्रेड ना, रेगुलर ट्रेड के ऊपर तो फिर एम्बार्गो है। तो बहुत सारी वजूहत होती है जिस बिना पर ट्रेड एम्बार्गोज लगते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत ज़बरदस्त अक्लमंद तरीक़ेकार ये होता है गवर्नमेंट की तरफ से कि वो इंपोर्ट्स को लिमिट भी करना चाहते हैं, लेकिन गैर महसूस तरीके से, पता ना चले। खैर दुनिया बड़ी होशियार होती है, पता तो चल ही आता है। वो क्या है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बढ़ा देते हैं, ब्यूरोक्रेसी बढ़ा देते हैं, उसूल बढ़ा देते हैं, चेकलिस्ट बढ़ा देते हैं कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट। तो इतनी सारी ब्यूरोक्रेसी जब इन्वॉल्व हो जाती है तो प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है, सही है। सो इस तरह से भी आप, तो ये जो सारे हैं ना, पहले के अलावा, ए के अलावा, ए तो टैरिफ्स हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज, ए के अलावा जितने ना बी सी डी ई, ये सब क्या, ये है नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स। ये भी ट्रेड बैरियर्स ही हैं, ये सारे ट्रेड बैरियर्स हैं ना, ये ट्रेड को रोकेंगे। और कोई अपनी ट्रेड को किसी मुल्क से इंपोर्ट्स हो रही है उसको क्यों रोकना चाहेगा, या कोई चीज़ एक्सपोर्ट हो रही है उसको क्यों रोकना चाहेगा। वो एक्सपोर्ट उनके लिए ज़रूरी है कि अपने मुल्क में बिके। चीनी मुल्क में शॉर्ट है, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, लेट्स सपोज, सही। तो ये क्यों ट्रेड बैरियर्स लगाती है हुकूमत, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसीलिए प्रोटेक्शनिज्म के टॉपिक के अंडर है, सही है, ये सारे मेथड्स ऑफ प्रोटेक्शनिज्म।